खोल लें तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास देखिए भाई, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ेंगी या आप जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, किसका पार्ट होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है ये आपका पार्ट है। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब भी अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जिक्र आएगा, मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र आएगा, उसमें 3 चीजें हैं। मैं एक है डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवर, ठीक है, ये 4 चीजें आपके पास होती हैं। ये कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए हम जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो इन चीज़ों को वन बाय वन टिक करते जाएंगे। सबसे पहले जो है ना, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर को जो कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट लेबर जब कैलकुलेट करते हैं, इज जस्ट लाइक, इट इज कैलकुलेटेड लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होती है? देखिए, जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन लाइक इट इज कैलकुलेटेड लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स। मैं लिख दूँ बल्कि यहाँ पे, it is calculated like cost of goods sold, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होती है? वो कैलकुलेट होती है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप उसको ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जो भी लिखा होगा यहाँ लिख देंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूँ। रॉ मटेरियल लाइक कोई भी अमाउंट दिया हुआ होगा, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, चिकन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। परचेज ऑर्डर में जितना भी होगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास रिटर्न है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकती हैं कि आपने थोड़ा सा इसको यहाँ किया, ठीक है, इसको आपने, अगर आपके पास रिटर्न वगैरह कुछ है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका है तो इधर, अगर आपके पास रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इधर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास परचेज रिटर्न है तो उसको लेस करेंगे, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। अगर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर होगा तो माइनस कर देंगे। अगर कैरिज इनवर्ट दिया हुआ है, इफ कैरिज इनवर्ट इज गिवन, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कैरिज इनवर्ट, ठीक है। अब गिवन है तो वो यहाँ से होगा, इनवर्ट होगा तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आप लिख देंगे यहाँ पे,
यहाँ पे कैश इनपुट ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, ये आपके पास कैश इनवर्ट ओपनिंग इन्वेंट्री और कैश इनवर्ट ऐड हो गया। ठीक है, ये टोटल अमाउंट इधर आ गया। उसमें हम क्या करते हैं, लेस ये क्लोजिंग इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी होगा यहाँ पर, यहाँ पे आपके साथ साथ ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जितना अमाउंट माइनस होने के बाद आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ तक कोई मसला तो बताइए मुझे, सोफिया कोई इश्यू तो बताइए। नो सर, क्लियर। अच्छा देखिए, मैंने एक यहाँ पे गलती की है। क्या गलती की है, कि आपको देखें जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है, ऐड करते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपने, ठीक है, ये आपने ऐड करने का यहाँ पे निशान लगेगा, निशान लग के यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जब इधर होगा तो यहाँ लिख देंगे और इसको ऐड करेंगे। ये जब भी माइनस होगा तो साथ में क्या आएगा, ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई मसला तो बताइए। नो सर, इट्स क्लियर। चले ठीक है, तो अब आपके पास जो है ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है जी, यहाँ पर ये एक डायरेक्ट लेबर हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लगा देंगे। टिक लगा मतलब ये आपके पास अपने उसके लिए है, मैं ताकि आपको तो मिस ना हो जाए। रफली आप एक जगह लिख सकती हैं। अभी यहाँ लिखा आपने, लेफ्ट पे लिखा, कहीं पे आपने लिखा, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको ये चीज़ें आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चीज़ें लेनी है। जब ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया पहला पार्ट। फिर आप डायरेक्ट मटेरियल, और उल्टा हो गया ये इसको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट असल में डायरेक्ट आपका, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट किया आपने। ठीक है, क्या कैलकुलेट किया, डायरेक्ट लेबर। ये मटेरियल कैलकुलेट, डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट नहीं किया। देखिए आपके पास डायरेक्ट, ये आएगा डायरेक्ट मटेरियल नीचे हुए। ठीक है, इस पर ये डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट हुआ। और उसके बाद डायरेक्ट लेबर आपको जो है ना, वो आपको लाजमी मिलेगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या फैक्ट्री वेजेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर या मैन्युफैक्चरिंग लेबर, मैन्युफैक्चरिंग लेबर, ठीक है, ये हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला अकाउंट होगा। ये आपको एक खास एक फिगर मिलेगी आपको, इसमें मसला नहीं है। ठीक है, इसमें इशू नहीं है आपका। ठीक है, क्लियर, यहाँ तो कोई मसला तो बताइए। नो सर, इट्स क्लियर। चले, उसकी ये आपको एक फिगर ये मिल जाएगी, आपको पूरा मैं करके बताता हूँ। अभी फिर आपको एक फिगर यहाँ टिक लगा देता, मतलब आपको डायरेक्ट लेबर मिल गया। मैन्युफैक्चरिंग में लेबर लाजमी मिलेगा। अगर इनडायरेक्ट लेबर तो वो नहीं लिखना आपको। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास एक और चीज होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कभी होती है और कभी नहीं होती। वो क्या होती है, ये बेसिकली आपकी होती है
इसमें आपकी रॉयल्टीज आ जाती है, ठीक है। रॉयल्टीज होगी, या फिर आपके पास जो है ना वो रॉयल्टीज पैटर्न्स है, यहाँ पे दिया हुआ ज्यादातर रॉयल्टीज वगैरह आती है, पैटर्न टाइम की चीजें होंगी। ये आपको डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखा हुआ होगा। अगर आप नहीं है तो फिर आपको नहीं लेंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी नेसेसरी कि हर अकाउंट में आपको लाजमी मिलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। रॉयल्टी हो जाए, उसके बाद ये आपको ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आपका मिलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड को जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं आप इसकी, एमएफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ये हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि आपको, ये हो सकता है कि आपके पास जो है ना वो चीज ऐसी मिल जाए कि आपके पास जहाँ पर ये आपको बस ये हो सकता है कि आपको ऐसी चीज मिल जाए कि आपके पास जो है ना वो कोई ऐसी चीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो भी कुछ होगी इधर आ जाएगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जो भी कुछ होगी और फैक्ट्री की चीज होगी तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड होगा, ठीक है। वो क्या क्या हो सकता है बताते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। वो इनडायरेक्ट आपका लेबर हो सकता है, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, ये दिया हुआ। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर? या तो क्वेश्चन दिया हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ होगा, ये आप समझें कि आपके पास जो फैक्ट्री के अंदर जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई एक्सपेंस दिया हुआ है, जैसे फैक्ट्री की आपके पास जो है ना वो है जो सुपरवाइजर की सैलरी है, या जो है ना वो उसकी जो क्लीनर की सैलरी है, ये सब चीज़ इसके अंदर आई थी, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि जो आप मेन चीज़ के अलावा, नॉर्मल तो इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ होगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ तो फैक्ट्री आपके वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इस तरह डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी डेप्रिसिएशन जो कि फैक्ट्री की चीज नहीं है, वो यहाँ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर ऑफिस मशीनरी के डेप्रिसिएशन वो इधर नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ ये आ गया, उसके अलावा जो है वो आपका, उसके अलावा एनी अदर एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, एनी अदर एक्सपेंस, एनी अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। any factory expense other than direct material, direct labor and direct expenses,
ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो इसके अलावा होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है जी, तो आपके पास ये आपके, तो इसका मतलब आपके पास ये जो है, ये आपको टिक लगाना पड़ेगा इसके अंदर कि आपको ये रफली आपको तो ये आपको लाजमी चीजें लेनी है, यानी वन और सीक्वेंस भी यही होगी इसकी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके, तो अब हम इसको मैंने इसको सेव कर लिया, आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम उस पर आते हैं। अभी इसी चीज को हम देखते हैं कोर्स के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ये जो आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, ये नजर शेयर हो रही है? नहीं हो रहा? जी सर। ये देखें, अब मैं आपको यहाँ से ये दिखाता हूँ। देखें, अब देखें यहाँ पर हम कुछ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, ओपनिंग इन्वेंटरी जैसा मैंने आपको बताया था उसके मुताबिक ये है कि नहीं, इसको देखें जरा। ये जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है, ये आपके पास जो है, ये जब ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल मैंने बताया था, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैश इनवर्ट, दोनों को एफ को ऐड कर लिया आपने, तो करीब 2000 आ गई। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो ये उसके बाद ऐड कर लिया आपने, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल आपने माइनस किया, जो मैंने अभी बताया, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने आपको बताया जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। ये आपके पास बेसिकली जो कैलकुलेट हुआ है, इसको हमें क्या कहना चाहिए, इससे पहले रॉ मटेरियल हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे आपको बताया रॉ मटेरियल, मैंने आपको बताया टिक लगाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, फिर टिक लगाते। अब ये अच्छा, ये आप अपने ये अपने पर्सनल उसके लिए, तो ये एक्चुअली आपको ये करना है, और ये कहीं पे आपको पता होना चाहिए कि आपको रॉ मटेरियल आपको कंज्यूम कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास रॉ मटेरियल हो गया, ये आपका रॉ मटेरियल आपका हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया, दूसरी चीज क्या होती है, आपके पास लेबर होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? नो सर। चलो, उसके बाद होती है इसके अंदर, और ये आपको चीजें लाजमी मिलेंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल ना हो, ये आपके पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वो जो फैक्ट्री वेजेस ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई, ये आपका हो गया डायरेक्ट लेबर। अच्छा, आपके पास अगर फैक्ट्री वेजेस लिखी है, जैसे डायरेक्ट वेजेस लिखी हुई है, देखिए तीनों नाम लिखे हुए हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस। आपके पास अगर कोई दूसरी एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि सिर्फ, अगर सिर्फ डायरेक्ट वेजेस का मतलब डायरेक्ट लेबर होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास जो है ना वो डायरेक्ट वेजेस ना हो, इनडायरेक्ट वेजेस हो। समटाइम बच्चे पूछ सकते हैं ना, कंफ्यूजन हो सकती है, ये यार डायरेक्ट लेबर है, तो पता कैसे चलेगा ये डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो अंडरस्टूड है कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा तो बताएंगे वो। और अगर आपके पास जो है ना वो, अगर वो नहीं बताया, सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट्री लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड है कि वो सिर्फ डायरेक्ट लेबर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट लेबर ना हो और इनडायरेक्ट लेबर हो। तो ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये मैंने बस तीसरी मैंने आपको देखा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये वाली। अभी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो, क्या होंगे वो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए ये ज़्यादातर रॉयल्टीज ही होती है। देखो रॉयल्टी तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है इन्होंने, इसका मतलब हो गया अब ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हमारे क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड, ये कहलाती है प्राइम कॉस्ट। ये तीनों जब एक्सपेंस हम ऐड कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड, ये वाला जो आपके पास ये रॉ मटेरियल, जिसे हम कहें कि ये रॉ मटेरियल और आपके ये डायरेक्ट ये आपको ऐड कर लेंगे तो क्या कहलाएगी, ये कहलाती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि दीज आर द मेन कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपकी मेन कॉस्ट जो है वो आपकी यही है। अच्छा, इसके अलावा जो कॉस्ट है वो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मतलब जैसे दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे यहाँ पे इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, ठीक है।
फैक्ट्री ओवरहेड का भी कहते हैं उसको, और उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, देखें लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट शामिल होगी जो कि फैक्ट्री की है या मैन्युफैक्चरिंग की है। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि फैक्ट्री का पार्ट नहीं है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगी, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपकी कोई कमीशन आ गया, नहीं आएगा कोई, तो वो सेल का कमीशन नहीं आएगा। बैड डेट्स को ताल्लुक जो है ना फैक्ट्री से नहीं है, वो नहीं आएगा। आपके पास कोई रेंट, ऑफिस रेंट, वो नहीं आएगा। ऑफिस का डेप्रिसिएशन वो नहीं आएगा। कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ हर वो चीज जो कि जिसका ताल्लुक जो है मैन्युफैक्चरिंग से, वो आएगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, आपको जो है जनरल एक्सपेंस, कौन से जनरल एक्सपेंस है, फैक्ट्री जनरल एक्सपेंस। अगर खाली जनरल एक्सपेंस लेके तो वो नहीं आएगा, फैक्ट्री का मेंशन करेगा वो लास्ट, ठीक है। फैक्ट्री हीट एंड लाइटिंग, फैक्ट्री के जो होगी हीटिंग लाइटिंग वो आएगी, फैक्ट्री के अलावा नहीं आएगा। फैक्ट्री का रेंट आ गया, ठीक है। फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गई। देखें डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्टिव मशीनरी, अब देखें ये आपको प्रोडक्टिव मशीनरी लिखी है, या प्रोडक्शन मशीनरी कह सकते हैं, या प्रोडक्टिव मशीनरी है, या खाली मशीनरी भी कह दें तो फिर आपका ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का है। लेकिन अगर वो क्या ऑफिस मशीनरी, तो फिर वो जो आपको यहाँ नहीं लेना। देखें इनडायरेक्ट वेजेस आ गए सारे, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है। इनडायरेक्ट लेबर एक ही बात है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, जरूरी हर चीज के अंदर है। अभी किसका रिपेयर टू प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी, ये भी डेप्रिसिएशन में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई इसके बाद, ठीक है जी, ये आ गया। और क्या हो सकता है आपका, रिपेयर, अच्छा इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी आ गई। हर फैक्ट्री की हर वो काम, जैसे मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, रिपेयर टू इक्विपमेंट, हर वो चीज जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग की है वो इधर आएगी। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कुछ नहीं आएगी। देखिए इतने इसमें तो बहुत सारे आपको कुछ दिए हैं, जरूरी नहीं है कि सारी के सारी है, ठीक है। अच्छा एक और बात, आखिरी बात, बल्कि सेकंड लास्ट बात के, इसमें जो है ना एडजस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास रेंट जो अगर प्रीपेड है, तो जो अगर वो रेंट प्रीपेड है तो जितना अमाउंट जो मिसाल के तौर पर 6000 है, इसमें से यहाँ कितना आ रहा है, ठीक है, सपोज करें 16000 आपका टोटल खर्चा है, ठीक है ना। और आपका प्रीपेड है, तो प्रीपेड माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना माइनस करेंगे, आपने माइनस कर दिया 7000, ठीक है। तो उस सूरत में भी आपका 9000 आएगा, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपके पास जो है ना, मैं कॉमन ला के लिख रहा हूँ, ये 9000 जो है इसके दो तरीके हो सकते हैं। 16000 माइनस 7000 भी हो सकता है। या आपके पास ये हो सकता है कि आपने जो है वो 4000 आपने पे कर दिया, और आपका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग 5000 था, तो 5000 आपने ऐड कर लिया। बात समझ में आ रही है आपके, कि देखें ना दोनों तरीके हैं। या तो आपके पास ओइंग होगी तो है जिस तरह और नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। यानी कि अगर आपका 16000 पे किया हुआ है, 7000 अगर प्री पेड है तो माइनस करेंगे ताकि 9000 आ जाए। या अगर 4000 पे किया हुआ है, 5000 आपको मजीद पेएबल है, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। जिस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप इसलिए जो है वो प्रीपेड और ओइंग करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट ये मैक्सिमम ये हो सकता है। अगर डायरेक्ट दिया हुआ है जिसमें एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम एक्सपेंसेस को यहाँ टोटल करेंगे और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक काम और करना है, वो क्या करना है, वो आपके पास ये देखें, जब ये आ गया उसके बाद यहाँ से आपको टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में से आपने क्या किया, वर्क इन प्रोग्रेस है ना, वो आपकी ओपनिंग ऐड होती है, ठीक है। मेरा ख्याल ये या तो ये फाइनल है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई तारीख पर, इसको, और देखिए डबल लाइन है, सिंगल लाइन आती है, इसको और इसको आपने ऐड कर लिया, इसको और इसको आपने ऐड कर लिया। टोटल क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। बल्कि इसको कुछ नाम दे दे तो अच्छा रहता, अच्छा, क्योंकि आपके पास जो है ना बाकी वो कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है। आप बात समझ में आ रही है आपके, या कंफ्यूजन हो रही है?
No, sir. It's clear. ओके, तो अब देखें यहाँ पर जो है ना, इसके पास आपके इन दोनों का आपने ऐड किया तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद ये दोनों का ऐड होने के बाद ये वाला अमाउंट आया, कौन सा, ये। इसको कोई नाम ना दे तो अच्छा है, जो नाम अगर दे सकते हैं, अगर हाँ, अगर आपके पास ये वर्क इन प्रोसेस का इन्वेंट्री नहीं दी हुई, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस की कोई इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दी हुई, तो यही आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर आपके पास जो है वो गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो आप क्या करेंगे, इस वाली कॉस्ट में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से क्या लगे, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ये आपके यहाँ से और ये यहाँ से माइनस होगा। माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, इसको खाली प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखने में को यहाँ, अच्छा, जब भी माइनस होगा याद रखिएगा अकाउंटिंग में, जब भी माइनस होता है उसको क्या करते हैं, हम ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये आपने लिया, ये आपने ऐड कर लिया। अच्छा, एक गलती क्या हो सकती है आपके, जो है ना, ये जो आपने जो टोटल ऐड किया, तो नॉर्मली हम इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करते हैं। तो ये एक्सपेंसेस ऐड होंगे, क्यों ऐड होंगे, क्योंकि आपके पास मटेरियल, लेबर और तीनों को आपको करना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और ध्यान में रखना है, ये देखिए ब्रैकेट लगाया हुआ आपने, इधर भी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इसका मतलब माइनस हो रहा है। ये आपने ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, माइनस किया, ये तीनों चीजें ऐड की, रॉयल्टी सब कुछ ठीक है। आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है, इसका मतलब ये माइनस है। यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, क्लियर। जी सर। चलिए, जहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वो क्या है, वो है आपका, ठीक है। जिसके बाद अब आपके पास जो है ना, एक जब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के साथ आपको थोड़ा फॉर्मेट ये भी बता देता हूँ, ये बहुत सिंपल सा है, इनकम स्टेटमेंट जो की हुई है आपने ना, उसके हिसाब से बताता हूँ आपको, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन, वेरी सिंपल। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने पूरा कर लिया, तो अब आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो कैसे करेंगे, नेम ऑफ द फर्म यहाँ पर आएगा, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दें इनकम स्टेटमेंट, या समटाइम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ था फॉर द एंड 31 नंबर, जो भी डेट लिखी हुई यहाँ पर। सेल आपको जिस तरह लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, जैसे सेल लिखी हुई आपने यहाँ लिख दी, सेल आपने आउटर कॉलम में। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो पता ही है आपको। अच्छा, इसमें ध्यान देना है आपको, ये है कि आपको जो है ना वो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स लिखनी है आपको, ठीक है। आपके पास वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री भी होगी और आपके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ आप ट्रेडिंग कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इधर जो है हर वो चीज जो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग में लिखी है वो यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी, ठीक है, हर जो मैन्युफैक्चरिंग में वो नहीं आएगी। अच्छा, इसी तरह जो आपके पास ये आपका ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स हो गई। उसके बाद आप ध्यान में रखें कि आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट की है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये जो लिखी हुई है आपके पास, ठीक है, आपके पास जो लिखी हुई नजर आ रही है, ये वाली कॉस्ट जो है ना यहाँ पे लिख देते हैं यार, ठीक है। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास ये थी फिनिश गुड्स की, और उसका तो ये आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट आपने यहाँ ऐड कर लिया, टोटल आ गया। उसके बाद अच्छा, इसमें ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास अगर आपके फिनिश गुड्स परचेज की है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर फिनिश गुड्स परचेज की है तो वो यहाँ पर आएगी। रॉ मटेरियल हम नॉर्मली हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स परचेज नहीं करते हैं। लेकिन समटाइम ये हो सकता है कि हमें शॉर्टेज पड़ जाए गुड्स की, तो हम बना ना सकें, तो हम समटाइम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो वो होती है फिनिश गुड परचेज कर सकते हैं। अगर वो हुई तो ऐड होगी, अदरवाइज यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। आपके फिनिश गुड्स आ गई, ऐड ये आपके मैन्युफैक्चरिंग जो आपको दी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट वो ऐड हो गई। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सिंगल लाइन है, देखिए डबल लाइन नहीं, याद रखिएगा।
उसके बाद जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाले अमाउंट आ गए यहाँ पे, जिस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते हैं ना। अच्छा, उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स दी हुई है यहाँ पे ऊपर, आपको क्या दी हुई है, आपको दी हुई ऊपर या ना, आपको ऊपर 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 दी हुई है, क्या कहते हैं इसे, अच्छा अभी समझ में आ रहा है आपके? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें आपके पास ये सेल रेवेन्यू यहाँ लिखा हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, एड जो है वो आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट की है, ठीक है, वो आपके पास इसकी नजर आ रही है ना आपको? जी सर। ठीक है, तो आपने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंटरी आपने ऐड कर लिया, उसके बाद जो अमाउंट आया उसके बाद क्या किया, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी आपने यहाँ से माइनस कर दी। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी आपने जब माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन वो आउटर कॉलम में लिखना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से क्या किया आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से जब माइनस किया आपने सेल में से, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है और आपके पास ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एक्सपेंसेस होंगे, देखें अब ये नहीं समझा कि इनकम स्टेटमेंट पूरी नहीं की, ये आपने इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट था वो इधर हो गया। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग का, या सॉरी एक्सपेंसेस अगर दिए हुए, लेकिन कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या वो एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री के अलावा है, वो यहाँ से लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर वो कह रहे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, परचेजिंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होती है वो कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप कि आपके पास आपको ये जो क्लोजिंग जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और उसका ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ तो मुझसे पूछ सकती हैं।